नमस्कार। हम सब अक्सर सोचते हैं काश हम कम सोचें और ज्यादा कर पाए, है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो लगभग हर किसी की कहानी है आजकल। तो आज हम इसी मुश्किल को सुलझाने वाली एक किताब पर बात कर रहे हैं, पीटर हॉलिन्स की कम सोचें अधिक करें। पूरा टाइटल तो काफी लंबा है, पर आइडिया यही है। जी, एक एक्शन बायस बनाएं, ज्यादा सोचना बंद करें वगैरह। काफी सीधा और एक्शन ओरिएंटेड टाइटल है। हाँ, और इसके लिए हमने कुछ अच्छे स्रोतों को देखा है, जैसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की समरी, mybooksummary.com, मीडियम पर कुछ लेख और 9tree.castos.com से भी कुछ पॉइंट्स लिए हैं। तो आज का मकसद एकदम साफ है, ये समझना कि ये जो ओवरथिंकिंग है, टालमटोल है, या वो जिसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, हाँ, सोचते ही रह जाना, उससे कैसे निकले, कैसे बस काम करके मोमेंटम बनाए, क्योंकि हम जानते तो हैं क्या करना है पर कर नहीं पाते। बिल्कुल, वो जानने और करने के बीच का गैप। हाँ, उसी गैप को कैसे भरें, आज इसी पर थोड़ी गहराई में बात करते हैं। बढ़िया। तो किताब का सबसे बड़ा आइडिया है एक्शन बायस अपनाना। एक्शन बायस, इसका मतलब क्या है आसान शब्दों में? मतलब देखिए, सीधा सा फंडा है कि किसी काम को करने के लिए सही मूड या मोटिवेशन का इंतजार मत करो। अच्छा। हाँ, एक्शन लेना, कुछ करना, आपकी पहली प्रतिक्रिया आपका डिफॉल्ट मोड बन जाए। जब भी शक हो, सोचो मत, बस एक छोटा सा कदम उठा लो। सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है, पर क्या ये उतना आसान है? क्योंकि दिमाग तो कहता है पहले सोचो फिर करो। यही तो सारा खेल है। ये आसान नहीं है क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर इसके ठीक उलट काम करता है। और हॉलिन्स यही तर्क देते हैं, और ये काफी दिलचस्प पॉइंट है, कि प्रेरणा अक्सर एक्शन का परिणाम होती है। परिणाम, कारण नहीं। हाँ, परिणाम। हम सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगा, फिर हम उठेंगे और काम करेंगे, लेकिन होता उल्टा है। आप थोड़ा सा काम शुरू करते हैं, चाहे बेमन से ही सही, और वही शुरुआती हरकत, वो मोमेंटम आपको और करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा। ये उस सोच को पूरी तरह पलट देता है कि काम शुरू करने के लिए सही महसूस करना जरूरी है। वाओ, मतलब जस्ट डू इट सिर्फ एक नाइकी का स्लोगन नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल रणनीति है। तो ये एक्शन बायस इतना जरूरी क्यों है? क्यों हमारा दिमाग हमें एक्शन लेने से रोकता है? देखिए, इसके पीछे मनोविज्ञान है। ज्यादा सोचना, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं, वो हमारी दिमागी एनर्जी को खत्म कर देता है। हाँ बिल्कुल, थक जाते हैं सोचते सोचते, है ना? और फिर फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। इतने सारे विकल्प, इतना विश्लेषण, कि आखिर में हम कुछ करते ही नहीं। टालमटोल शुरू हो जाती है। और क्रिएटिविटी भी शायद कम हो जाती होगी। बिल्कुल, आप नए आइडिया सोचने के बजाय बस पुराने विकल्पों में ही उलझे रहते हैं। किताब ये भी बताती है कि हमारे दिमाग की कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं। जैसे? ये कुछ ना करने को कुछ करने पर तरजीह देता है। मतलब जो जैसा चल रहा है चलने दो। हाँ, वो कंफर्ट जोन वाली बात। एग्जैक्टली। इसे यथास्थिति पूर्वाग्रह या स्टेटस को बायस कहते हैं। दिमाग बदलाव को पसंद नहीं करता, भले ही वो बदलाव अच्छा हो। ये हमें नई चीजें आजमाने से रोकता है। अच्छा, तो ये दिमाग का डिफॉल्ट सेटिंग है, आराम खोजो, बदलाव से बचो। तो हॉलिन्स कह रहे हैं कि हम इस सेटिंग को बदल तो नहीं सकते, पर इसे आउटस्मार्ट कर सकते हैं। मतलब चालाकी से काम ले सकते हैं। बिल्कुल, आप दिमाग की वायरिंग तो नहीं बदल सकते, पर आप उसके साथ काम करने के तरीके बदल सकते हैं। उसे थोड़ा चकमा दे सकते हैं, कह लीजिए। हाँ हाँ। यहीं पर किताब की रणनीतियां काम आती हैं। हॉलिन्स इसे कई हिस्सों में समझाते हैं। अगर हम इसे कुछ मुख्य थीम्स में बांटें, तो पहला और सबसे जरूरी है मानसिकता बदलना और शुरुआती रुकावटों को पार करना। हाँ, जैसे किताब का पहला चैप्टर ही कहता है, सोचना बंद करो, करना शुरू करो। पहला कदम सबसे अहम, प्लानिंग या टालमटोल में मत फंसो। पर क्या ये थोड़ा लापरवाह भरा नहीं लगता, बिना सोचे समझे कूद पड़ना? देखिए, यहाँ मतलब आंख बंद करके कूदना नहीं है, मतलब है जरूरत से ज्यादा सोचने के जाल से निकलना। वो जो घंटों प्लानिंग में ही निकल जाते हैं। हाँ, वो तो होता है ना? तो ओवरथिंकिंग का सबसे अच्छा इलाज है बस शुरू कर देना, भले ही तैयारी 100% ना हो। और इसी से जुड़ा है दूसरा पॉइंट, अपने बहानों को पहचानना। बहाने? हाँ, वो बहाने जो हम खुद को देते हैं। डर लगता है इसलिए, या सोचते हैं अभी परफेक्ट नहीं है, या सही समय का इंतजार कर रहे हैं। किताब कहती है इन्हें सिर्फ पहचानना काफी नहीं, इन्हें चुनौती देनी होगी। चुनौती देना मतलब खुद से पूछना, क्या ये वाकई सच है? क्या सच में मेरे पास टाइम नहीं है? या ये सिर्फ डर का एक नकाब है? ये सवाल बहुत शक्तिशाली हो सकता है। ये बहानों वाली बात तो बहुत सही है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, ये सब तो रोज सुनते हैं और शायद खुद से भी कहते हैं। बिल्कुल। और ये परफेक्शनिज्म, हर चीज बिल्कुल सही करने की चाह,
ये तो बहुत फंसाती है यार। हाँ बिल्कुल। परफेक्शनिज्म अक्सर टालमटोल का एक बहुत सुंदर सोफिस्टिकेटेड बहाना होता है। हम कहते हैं मैं इसे बेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन असल में हम शुरू करने से डर रहे होते हैं। सही बात है। इसीलिए किताब का एक और अहम हिस्सा है प्रगति पर ध्यान देना, पूर्णता पर नहीं। लक्ष्य कभी भी एकदम परफेक्ट, गलती रहित परिणाम नहीं होना चाहिए, बल्कि छोटे छोटे लगातार कदमों से आगे बढ़ना। वो छोटी छोटी कार्रवाइयां समय के साथ जुड़कर बड़ा असर दिखाती हैं। और ये मानना कि गलतियां होंगी वो सीखने का हिस्सा हैं, ये बहुत जरूरी है। परफेक्शन के चक्कर में शुरू ही ना करने से तो अच्छा है कि अपूर्ण शुरुआत करें। तो मानसिकता बदली, बहाने पहचाने, परफेक्शनिज्म को थोड़ा साइड में रखा, पहला छोटा कदम उठा लिया। अब आगे क्या? क्योंकि अक्सर लोग यहीं पर फिर अटक जाते हैं। 1-2 दिन किया, फिर वापस वहीं। गति कैसे बनाए रखें? सही कहा आपने। यहीं पर किताब का दूसरा बड़ा थीम आता है, गति बनाना और एक्शन को बनाए रखना, मोमेंटम बिल्ड करना। एक बार जब आप थोड़ा हिलना शुरू कर देते हैं तो उसे जारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? इसके लिए कई रणनीतियां हैं। एक है जिसे हॉलिन्स कहते हैं प्रवेश बाधाओं को कम करना, रिड्यूसिंग एंट्री बैरियर्स। प्रवेश बाधाएं मतलब काम को इतने छोटे, इतने आसान हिस्सों में तोड़ दो कि उन्हें शुरू करने में दिमागी तौर पर कोई जोर ही ना लगे, कोई फ्रिक्शन ही महसूस ना हो। जैसे वो सिर्फ 2 मिनट के लिए करो वाली तकनीक। मान लीजिए मुझे किताब लिखनी है, तो बस 2 मिनट लिखने बैठ जाऊं? बिल्कुल। या सिर्फ एक पैराग्राफ, या सिर्फ कंप्यूटर खोलकर फाइल ही खोल लूं। ये मनोवैज्ञानिक घर्षण को कम करता है। जब कोई काम बहुत छोटा लगता है तो हमारा दिमाग उसके खिलाफ उतना प्रतिरोध नहीं करता। अरे 2 मिनट ही तो हैं, कर लेते हैं। हाँ, ये तो ट्राई किया जा सकता है। और फिर छोटी जीतों का इस्तेमाल करना। हर छोटा कदम जो आप उठाते हैं उसे एक जीत की तरह देखें। लगातार काम करें, रोज थोड़ा थोड़ा। बड़े कामों को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ने से वो डरावने नहीं लगते। और वो गति का सिद्धांत, जैसे आपने पहले कहा था, रुकी हुई गाड़ी को धकेलना मुश्किल है, पर एक बार चल पड़े तो आसान हो जाता है। वही बात एक्शन पर लागू होती है। वो शुरुआती जड़ता, इनर्शिया, उसे तोड़ना सबसे कठिन है। एक बार गति बन जाती है तो वो अपने आप आपको आगे धकेलती है। वो आत्मविश्वास देती है और आगे बढ़ने की ऊर्जा भी। इसीलिए किताब कहती है कहीं से भी शुरू करें। परफेक्ट पॉइंट का, आदर्श हालात का या परफेक्ट प्लान का इंतजार करने से बहुत बेहतर है कि किसी भी छोटे बिंदु से, भले ही अपूर्ण रूप से, शुरू कर दें। रास्ते अक्सर चलते चलते ही साफ होते हैं। और इस गति को बनाए रखने के लिए इसे आदत बनाना होगा, है ना? ये भी तो कहा है किताब में। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक्शन को हैबिट बनाना, मेक एक्शन द हैबिट। समय के साथ इन छोटे एक्शन को अपने रूटीन का हिस्सा बनाना पड़ता है, ताकि उन्हें करने के लिए रोज रोज विल पावर या इच्छा शक्ति ना लगानी पड़े। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, सोचना नहीं पड़ता। बिल्कुल। आदतें एक्शन बायस को टिकाऊ बनाती हैं। इसका एक तरीका है नई कार्रवाई को किसी मौजूदा रूटीन से जोड़ना, हैबिट स्टैकिंग जिसे कहते हैं। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 5 मिनट के लिए वो काम करूंगा जिसे मैं टाल रहा हूं, या लंच के बाद 10 मिनट ईमेल चेक करूंगा। पुरानी आदत नई आदत के लिए ट्रिगर बन जाती है। अच्छा, और एक बात जो मुझे इन समरीज में दिलचस्प लगी वो थी जीत का जश्न मनाना, छोटी उपलब्धियों को भी पहचानना और सेलिब्रेट करना। ये सुनने में थोड़ा बचकाना नहीं लगता कि हर छोटी बात पर खुद को शाबाशी दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में दिमाग को रीवायर करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। कैसे? देखिए, जब आप अपनी छोटी सी जीत का भी जश्न मनाते हैं, चाहे वो मनी मन खुद को वेल्डन कहना हो, या अपनी प्रोग्रेस कहीं टिक करना हो, या किसी को बताना हो, तो आप अपने दिमाग को एक सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। इससे डोपामीन रिलीज होता है जो खुशी और इनाम से जुड़ा है, और ये डोपामीन हिट आपके दिमाग को सिखाता है कि ये काम करना अच्छा है, इसे दोबारा करो। ये उस व्यवहार को भविष्य में दोहराने की संभावना बढ़ाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं बल्कि आदत बनाने में मदद करता है। बिल्कुल। ये एक्शन बायस को मजबूत करता है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। वाह! तो मानसिकता बदलो, छोटे कदम उठाओ, गति बनाओ, आदत डालो और जश्न मनाओ। ये तो सुनने में एक पूरा सिस्टम लग रहा है एक्शन लेने के लिए। लेकिन क्या कुछ और भी है जो हमें एक्शन लेने से रोकता है इन चीजों के अलावा? हाँ, एक और बहुत बड़ा दुश्मन है आजकल की दुनिया में, विकर्षण, डिस्ट्रैक्शंस। ओह हाँ, फोन, नोटिफिकेशंस। बिल्कुल। किताब का एक हिस्सा इसी पर केंद्रित है, रास्ते को साफ रखना, यानी उन चीजों को पहचानना और हटाना जो आपका ध्यान भटकाती हैं।
ये विकर्षण कैसे कैसे हो सकते हैं? ये डिजिटल हो सकते हैं, जैसे आपने कहा, फोन, सोशल मीडिया, ईमेल। ये मानसिक भी हो सकते हैं, चिंताएं, दिमाग में घूमते फालतू विचार, या फिर आपके माहौल से जुड़े हो सकते हैं, शोरगुल, अव्यवस्थित डेस्क। तो पहचान कर क्या करें? फिर अपने माहौल और अपने शेड्यूल को इस तरह से डिजाइन करें कि ये विकर्षण कम से कम हो। जैसे कुछ उदाहरण? जैसे काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रख देना या नोटिफिकेशन बंद कर देना, अपने काम करने की जगह को साफ सुथरा रखना, या फिर अपने सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले समय, जिसे पावर आवर्स कहते हैं, उस दौरान सबसे जरूरी फोकस वाला काम करना। ये अपने पर्यावरण को अपने लक्ष्यों के साथ अलाइन करने जैसा है, ताकि एक्शन लेना आसान हो और ध्यान भटकना मुश्किल। ठीक है, तो ये किताब वाकई काफी व्यावहारिक और एक्शन उन्मुख लग रही है। इन सभी स्रोतों को देखते हुए इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है आपको? मेरे हिसाब से, और जो इन समरी से भी उभर कर आता है, इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये बहुत ठोस और करने योग्य सलाह देती है। ये हवा हवाई मोटिवेशनल बातें नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, स्टेप्स हैं। हाँ, विशिष्ट तकनीकें हैं, जैसे 2 मिनट रूल, प्रवेश बाधाएं कम करना, बहानों को चुनौती देना। ये उन लोगों के लिए बहुत मददगार हो सकती हैं जो सच में टालमटोल से जूझ रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पर अटके हुए महसूस कर रहे हैं। और ये सिर्फ व्यवहार बदलने पर फोकस नहीं करती, बल्कि सोच बदलने पर भी जोर देती है। वो मानसिकता वाला पहलू जो लंबे समय तक चलने वाले बदलाव के लिए बहुत जरूरी है। सही है, लेकिन क्या इसकी कुछ सीमाएं या कमजोरियां भी नजर आती हैं? क्या ये बस कर डालो वाला नजरिया हर किसी के लिए हर स्थिति में काम करता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और हाँ, स्रोतों में भी कुछ संभावित सीमाएं या आलोचनाओं का जिक्र मिलता है। जैसे कि पहली बात, ये शायद उन लोगों के लिए तुरंत लागू करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है जिनकी परिस्थितियां बहुत सीमित हैं। मान लीजिए किसी के पास सच में बहुत कम खाली समय है या बहुत सारी बाहरी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, नौकरी है। हाँ, उनके लिए बस शुरू करो कहना शायद उतना आसान ना हो। हाँ, उन्हें शायद बहुत ही ज्यादा छोटे स्तर से शुरुआत करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि शुरुआत में उन्हें लगे कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। धैर्य रखना होगा। और क्या हर काम को बस शुरू कर देना चाहिए? कुछ कामों में तो शायद ज्यादा प्लानिंग और सोच विचार की जरूरत होती है। बिल्कुल, ये दूसरी संभावित सीमा है। बस शुरू करो का नजरिया कभी कभी उन स्थितियों से टकरा सकता है जहां वाकई सावधानी से योजना बनाने या तैयारी करने की जरूरत होती है। जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना हो, या कोई मेडिकल प्रोसीजर हो, या कोई बहुत जटिल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो। वहां आप आंख बंद करके नहीं कूद सकते। हाँ, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो ये व्यक्तिगत समझदारी, जजमेंट की जरूरत होगी कि कब थोड़ी प्लानिंग जरूरी है और कब आप ओवरथिंकिंग के जाल में फंस रहे हैं। ये संतुलन साधना महत्वपूर्ण है। तो मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सारे काम हो गए। इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल। और एक और बात जो ध्यान में रखनी चाहिए, आदत बनाना और गति बनाए रखना, इसमें लगातार कोशिश लगती है। ये एक बार का काम नहीं है। किताब में दिए गए सुझाव अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को बाहरी मदद की जरूरत पड़े, जैसे कोई दोस्त, कोई मेंटर या कोई सपोर्ट ग्रुप जो उन्हें जवाबदेह बनाए रखे, ट्रैक पर रहने में मदद करे। ये किताब अकेले ही शायद हर किसी के लिए काफी ना हो। ये बहुत वाजिब बिंदु है। सेल्फ हेल्प किताबें अक्सर ये मान लेती हैं कि पाठक अकेले ही सब कर लेगा। हाँ, जबकि बाहरी सपोर्ट सिस्टम बहुत मददगार हो सकता है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई सुनने वाला इन विचारों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहे तो वो कैसे शुरुआत कर सकता है? कुछ व्यवहारिक कदम क्या हो सकते हैं जो इन स्रोतों से निकल कर आते हैं? चलिए कोशिश करते हैं इसे कुछ स्टेप्स में तोड़ने की। आप भी इसमें जोड़िएगा। जरूर। पहला कदम, पहचाने। वो एक लक्ष्य या प्रोजेक्ट चुने जिसे आप टाल रहे हैं या जिस पर जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक। हाँ, अस्पष्ट नहीं। जैसे मुझे फिट होना है की जगह मुझे कल 10 मिनट वॉक पर जाना है। सही। दूसरा, विश्लेषण करें। ईमानदारी से खुद से पूछें, असल में रुकावट क्या है? क्या ये कोई बहाना है, सही समय नहीं है? क्या ये डर है फेल होने का, परफेक्शनिज्म है, या सिर्फ ध्यान भटक रहा है? इसे लिखना भी मददगार हो सकता है शायद। बिल्कुल, लिखने से क्लैरिटी आती है और फिर पता चलता है कि असली वजह क्या है। तीसरा, तोड़ें। उस लक्ष्य को एक बहुत ही छोटे पहले कदम में तोड़ें, इतना छोटा कि उसे न करने का कोई बहाना न चले। जैसे आपने कहा 10 मिनट वॉक या सिर्फ 2 मिनट का काम। हाँ, वो एंट्री बैरियर कम करना, इतना छोटा कि दिमाग कहे चलो कर ही लेते हैं। चौथा, शुरू करें। बस वो पहला कदम उठा लें। ये ना सोचें कि ये परफेक्ट है या नहीं, या ये काफी है या नहीं। घर्षण कम रखें, बस कर डालें। हाँ, परफेक्शन का इंतजार नहीं करना। पांचवा, गति बनाएं।
तय करें कि अगला छोटा कदम कब उठाएंगे। हो सके तो इसे अपने कैलेंडर में डाल दें। अपने पावर आवर्स, जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उनका इस्तेमाल करें। मोमेंटम बनाए रखना जरूरी है, रोज थोड़ा थोड़ा। छठा, आदत बनाएं। कोशिश करें कि ये छोटे कदम एक रूटीन का हिस्सा बन जाए। शायद किसी पुरानी आदत के साथ इसे जोड़ दें, जैसा आपने बताया था, हैबिट स्टैकिंग, ताकि ये ऑटोमेटिक हो जाए, विल पावर पर निर्भरता कम हो। सातवां, जश्न मनाएं। हर कदम या छोटे पड़ाव के बाद अपनी प्रगति को स्वीकारें। मन ही मन मुस्कुराएं, डायरी में लिखें, किसी दोस्त को बताएं। इसे भी आदत बनाएं। हाँ, दिमाग को वो पॉजिटिव फीडबैक देना बहुत जरूरी है। और आठवां, समीक्षा करें। समय समय पर देखें, क्या वही पुराने बहाने फिर से आ रहे हैं? ध्यान भटकाने वाले कौन से नए पैटर्न बन गए हैं? जरूरत के हिसाब से अपने माहौल और आदतों में बदलाव करें। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये कोई फिक्स इट वन सोल्यूशन नहीं है, इसे लगातार पर प्रूव करते रहना होगा। बहुत अच्छे। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार, निचोड़ यही निकलता है कि जानना कि क्या करना है, ये तो पहेली का बस एक हिस्सा है। हाँ, आसान हिस्सा कह सकते हैं। असली चुनौती है उसे करना। और इस जानने करने के फासले को पाटने के लिए हमें एक एक्शन बायस, यानी सोचने से पहले करने की प्रवृत्ति विकसित करने की जरूरत है। बिल्कुल, एक्शन को अपनी डिफॉल्ट सेटिंग बनाना है। ज्यादा सोचना, सही मौके का इंतजार, फेल होने का डर, ध्यान भटकना, ये सब हमें रोकते हैं, हमें जड़ बनाते हैं, इनर्शिया में रखते हैं। हाँ, ये सब निष्क्रियता के अलग अलग रूप हैं, लेकिन इसका इलाज है, और वो इलाज है एक्शन। जी। छोटे, शायद अपूर्ण ही सही, कदम उठाकर गति पैदा की जा सकती है। और वही गति धीरे धीरे बड़ी प्रगति में बदल जाती है। लगातार एक्शन लेना, उसे आदत बनाना और अपनी छोटी बड़ी जीतों को सराहते रहना, यही इस प्रक्रिया को जिंदा रखता है और टिकाऊ बनाता है। और जाते जाते यहाँ एक विचार है जी, जिस पर शायद बाद में सोचा जा सकता है। बताइए। अगर एक्शन लेना हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाए तो ये सिर्फ हमारे कामों को ही नहीं बदलेगा, ये हमारी खुद की पहचान को, हमारी सेल्फ इमेज को कैसे बदल सकता है। मतलब क्या कर्ता यानी काम करने वाला इंसान बनना हमारी अंदरूनी प्रकृति का हिस्सा है, या ये हमारी विकसित आदतों का नतीजा है? क्या हम जो करते हैं वही बन जाते हैं? ये तो गहरा सवाल है। ये आगे के कर्मों को प्रभावित करती है। ये एक चक्र है शायद। बिल्कुल सोचने लायक बात है।